एक देश एक कानून यानी वन नेशन वन लॉ या फिर भारत की डाइवर्सिटी पर सवाल। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी समान नागरिक संहिता आज भारत की सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल डिबेट में से एक बन चुका है। क्या यूसीसी सच में इक्वालिटी और जस्टिस को इंश्योर करेगा या फिर रिलीजियस फ्रीडम और कल्चरल आइडेंटिटी के लिए चैलेंज बन सकता है? आर्टिकल 44 क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बार बार यूसीसी की वकालत क्यों करते हैं? और गोवा और उत्तराखंड का मॉडल पूरे देश में लागू हो सकता है क्या? आज के इस डिटेल्ड यूपीएससी करंट अफेयर्स के एनालिसिस में हम यूसीसी को हिस्टोरिकल, कॉन्स्टिट्यूशनल, पॉलिटिकल और सोशल पर्सपेक्टिव से सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू जीआईएस। मेरा नाम है सत्येंद्र सिंह तोंगर और आप देख रहे हैं यूपीएससी करंट अफेयर्स, राइट। सबसे पहले हम समझते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी एक ऐसा कॉमन सिविल लॉ जो देश के सभी सिटीजन पर इक्वली अप्लाई होता है, चाहे उनका रिलीजन कोई भी हो। ये लॉ मेनली पर्सनल मैटर से रिलेटेड होते हैं, जैसे मैरिज, डाइवोर्स, अडॉप्शन, इनहेरिटेंस, मेंटेनेंस एंड कस्टम्स। सबसे पहले हम लोग एक बात समझते हैं कि जितने भी ये पर्सनल मैटर्स हैं, मैरिज, डाइवोर्स, अडॉप्शन, इनहेरिटेंस, ये जनरली धार्मिक पुस्तकों या रीत रिवाज, ट्रेडिशन, कस्टम से रेगुलेटेड होते हैं। तो मेनली इन्हीं पर्सनल मैटर्स की रिगार्डिंग यहाँ पर बात की जा रही है। जैसे कि हम समझते हैं कि हिंदुओं में विवाह एक संस्कार है, 7 जन्मों का बंधन है। वहीं अगर अन्य धर्मों की बात करें, जैसे मुस्लिम या क्रिश्चियंस में, तो विवाह एक कॉन्ट्रैक्ट है, राइट। वहीं अगर हम मैरिज की, डाइवोर्स की बात करते हैं, तो डाइवोर्स की प्रक्रिया सभी धर्मों में अलग अलग दिखाई देती है भारत में। तो उसी में इक्वलिटी लाने की यहाँ पर बात की जा रही है कि मैरिज है, डाइवोर्स है, इनहेरिटेंस, अडॉप्शन है, इनमें जो भिन्नताएं पाई जाती हैं, डिफरेंशिएशंस पाए जाते हैं, क्यों ना एक ऐसा सिविल लॉ लाया जाए जिसकी ज़रूरत है भारत को। कुछ लोगों को वकालत करते हैं कि अब ये सही समय है यूसीसी लाने का। कुछ लोग कहते हैं कि यूसीसी लाने की अभी ज़रूरत नहीं है भारत में, क्योंकि इंडिया एक डाइवर्स नेशन है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले एक बात समझते हैं कि लॉज भारत में 2 तरीके से देखे जाते हैं, राइट। और जो पर्सनल लॉ मैटर्स हैं उनका नेचर क्या है, जैसे कि मैरिज की बात करें, डाइवोर्स की बात करें, इनहेरिटेंस या अडॉप्शन की बात करते हैं, क्या ये रिलीजियस एसेंशियल प्रैक्टिसेस हैं? यानी ऐसी एसेंशियल प्रैक्टिसेस, रिलीजियस एसेंशियल प्रैक्टिसेस उनको कहते हैं जिनके प्रैक्टिस ना होने से धर्म खतरे में पड़ जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है, क्या ये रिलीजियस एसेंशियल प्रैक्टिसेस हैं? अगर ये प्रैक्टिसेस नहीं रहेंगी तो क्या धर्म खतरे में पड़ जाएगा या धर्म का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा? पहला क्वेश्चन। दूसरा, जितने भी पर्सनल लॉ मैटर्स हैं, मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, क्या इनका नेचर धार्मिक है, पर्सनल है, या इनका नेचर सेकुलर है? तो मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, इन सभी का नेचर जो भी इसके सपोर्ट में है, उनका कहना है कि इनका नेचर सेकुलर है, क्योंकि अब हम समझते हैं कि स्टेट रेगुलेट कर सकता है। जैसे मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट है, हिंदू मैरिज एक्ट है, डाइवोर्स है, इनको रेगुलेट करता है स्टेट, इसीलिए इनका नेचर कैसा है? सेकुलर नेचर है। अब यहाँ पर सबसे एक बेसिक और क्वेश्चन उठता है, क्या पर्सनल लॉ मैटर्स अंडर आर्टिकल 13 जो लॉ को डिफाइन करता है, क्या उसके अंतर्गत आते हैं? कुछ लोगों का मानना है कि ये अंडर आर्टिकल 13 जो लॉ डिफाइन किया गया है, ये कानून क्या है इसको डिफाइन किया गया है, उसके अंतर्गत पर्सनल लॉ मैटर्स नहीं आते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये उसके अंतर्गत आते हैं, उसके अंतर्गत इनहेरिटेंट है पर्सनल लॉ मैटर्स। तो यहाँ पर एक और डिबेट स्टार्ट होती है कि फंडामेंटल राइट्स वर्सेस पर्सनल लॉज, राइट, जेंडर जस्टिस की भी बात की जाती है यहाँ पर। इन सभी पहलुओं को हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले एक चीज़ हम समझते हैं कि देखिए, लॉ भारत में 2 तरीके से, या पूरे विश्व में अगर हम देखेंगे तो लॉ के 2 टाइप दिखाई देते हैं। एक है क्रिमिनल लॉज या दूसरा है सिविल लॉज, या क्रिमिनल लॉ कोड या सिविल लॉ कोड, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्रिमिनल लॉ कोड को इक्वली अप्लाइड किया गया है भारत में। अंग्रेजों के ज़माने से क्रिमिनल लॉज को इक्वली अप्लाइड किया गया है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, चाहे आपका धर्म कुछ भी हो, लेकिन क्रिमिनल लॉ सभी पर इक्वली अप्लाइड होते हैं। जैसे कि किसी ने किसी की हत्या की तो वहाँ पर सेम धारा लगती है, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, या किसी ने किसी पॉस्को एक्ट के साथ कोई भी अभद्रता की, किसी भी व्यक्ति पर कोई पॉस्को एक्ट की धारा लगती है, चाहे वो उसका धर्म कुछ भी हो, उससे सेम समान धाराएं लगती हैं।
बात है सिविल कोड, सिविल लॉज की या सिविल कोड की। सिविल लॉज को भी दो पहलू हैं यहाँ पर। एक है सिविल लॉज, कुछ सिविल लॉज जैसे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ये सभी पर यूनिवर्सली अप्लाई होता है। इसका दूसरा जो पार्ट है वो है पर्सनल लॉज, जिसकी हम बात की जा रही है यहाँ पर, मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, अडॉप्शन। और यहीं पर भिन्नताएं दिखाई देती हैं, यहीं पर जो डिफरेंस है वो दिखाई देता है। आपके सामने ये जो पिक्चर है, इसमें सबसे पहले द मोज़ेक एंड द ब्लूप्रिंट। मेन आइडिया क्या है इसका, हम देखते हैं कि ये जो स्लाइड है ये इंडिया की एक डाइवर्स सोसाइटी है को दर्शाती है, जहां अलग अलग रिलीजन्स, कस्टम्स और ट्रेडिशन है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ब्लूप्रिंट यानी कॉमन फ्रेमवर्क क्रिएट करने की कोशिश करता है। मोज़ेक का मीनिंग क्या है यहाँ पर? मोज़ेक का मतलब होता है छोटे छोटे डिफरेंट पीसेस मिलकर एक बड़ा डिज़ाइन बनाना। यानी मोज़ेक रिप्रेजेंट करता है इंडिया की डाइवर्सिटी, डिफरेंट रिलीजन्स, डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट पर्सनल लॉज। सिंपल मीनिंग, इंडिया में सब लोग एक जैसे नहीं हैं, और वही इंडिया की स्ट्रेंथ भी है। यानी डाइवर्सिटी इंडिया में दिखाई देती है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यही इंडिया की मेन स्ट्रेंथ है। ये बात करता है मोज़ेक इसकी। वहीं दूसरी तरफ ब्लूप्रिंट का मीनिंग एक कॉमन प्लान या फ्रेमवर्क। यहाँ ब्लूप्रिंट रिप्रेजेंट करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक कॉमन सिविल लॉ सिस्टम की। तो सिंपल मीनिंग इसका समझते हैं, गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा लीगल फ्रेमवर्क बनाना चाहते हैं जो सब सिटीजन पर इक्वली अप्लाई हो। अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रिक्शन भी दिखाई देता है, जैसे आप देखें डिजाइनिंग इंडिया यूनिफॉर्म सिविल कोड और स्टडी इन कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रिक्शन एंड हार्मोनाइजेशन, राइट। तो फ्रिक्शन का मतलब डिसएग्रीमेंट या कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ फ्रिक्शन का मीनिंग है रिलीजियस फ्रीडम वर्सेस कॉमन लॉस, डाइवर्सिटी वर्सेस यूनिफॉर्मिटी, माइनॉरिटी राइट्स वर्सेस इक्वलिटी डिबेट, राइट। सिंपल मीनिंग, यूसीसी को इम्प्लीमेंट करना इजी नहीं है क्योंकि इंडिया में बहुत डाइवर्सिटी है। वहीं साथ में हार्मोनाइजेशन की बात की गई है। हार्मोनाइजेशन का मतलब बैलेंस बनाना। सिंपल मीनिंग, गोल ये होना चाहिए कि इक्वलिटी भी आए, रिलीजियस फ्रीडम भी बनी रहे और सोसाइटी में एक हार्मनी भी हो, राइट। तो इसका ये जो पिक्चर है इसके माध्यम से हमने समझा द मोज़ेक एंड द ब्लूप्रिंट, डिजाइनिंग इंडियाज यूनिफॉर्म सिविल कोड एंड स्टडी इन कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रिक्शन एंड हार्मोनाइजेशन। होप सो कि आपको ये सारी की सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी यहाँ पर। अब जैसा कि हम लोगों ने बात की थी कि संविधान का ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो यूसीसी को फेवर करता है, यूसीसी को प्रमोट करने की बात करता है। तो यहाँ पे द डायरेक्टिव, द मैंडेट ऑफ आर्टिकल 44, ये यूसीसी की वकालत करता है। ये आर्टिकल, द डायरेक्टिव, द स्टेट शेल एंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये आर्टिकल कहता है कि राज्य इस ओर प्रयास करे कि पूरे भारत में, है ना, स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट को एनकरेज करता है, स्टेट को एनकरेज करता है कि फ्यूचर में एक कॉमन सिविल लॉ बनाया जाए। इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पर एंडेवर का मतलब गवर्नमेंट ट्राई करेगी बट कंपल्सरी नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पर 4 पिलर्स दिखाई देते, मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, अडॉप्शन। सिंपल मीनिंग, यूसीसी मेनली इन पर्सनल मैटर्स को रेगुलेट करने की बात करता है, राइट। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव दिखा है, ओरिजिनल पॉइंट, जैसे टू रिप्लेस रिलीजन बेस्ड पर्सनल लॉस विद अ सिंगल शेयर्ड फ्रेमवर्क। ये बात करता है, इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो रिलीजन बेस्ड पर्सनल लॉज हैं उन्हें सिंगल शेयर्ड फ्रेमवर्क के माध्यम से रिप्लेस करने की ये बात करता है। यानी अभी डिफरेंट रिलीजन के डिफरेंट पर्सनल लॉज हैं। यूसीसी का ऑब्जेक्टिव है सबके लिए सेम सिविल रूल्स बनाना, इक्वलिटी इंश्योर करना, राइट। ये ऑब्जेक्टिव है यूसीसी का। अब यहाँ पर पैराडॉक्स आपको दिखाई देता है, द पैराडॉक्स प्लेस्ड अंडर डीपीएसपी कॉन्स्टिट्यूशनल गोल बट नॉट लीगली एनफोर्सेबल। यानी आर्टिकल 44 कॉन्स्टिट्यूशन में है लेकिन कोर्ट गवर्नमेंट को फोर्स नहीं कर सकता कि यूसीसी इंप्लीमेंट करवाए क्योंकि डीपीएसपी का पार्ट है, फंडामेंटल राइट नहीं, राइट। तो ये आपको यहाँ पर दिखाई देता है। अभी इससे पहले हम लोग कुछ और चीज़ें समझते हैं यहाँ पर जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। यहाँ पर देखिए, हमने जैसे यूसीसी के बारे में बात की, आर्टिकल 44 के रिगार्डिंग भी बात की है। अब इसका कुछ एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है।
यूसीसी का जो आइडिया है वो नया नहीं है भारत में। इसकी रूट ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड तक जाती है। ब्रिटिश गवर्नमेंट क्रिमिनल लॉज को यूनिफॉर्म करना चाहती थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट क्रिमिनल लॉज को यूनिफॉर्म बनाना चाहती थी, लेकिन रिलीजियस पर्सनल लॉज को अनटच्ड छोड़ दिया ताकि अपोजिशन ना हो। फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट के दौरान बी आर अम्बेडकर ने स्ट्रांगली यूसीसी को सपोर्ट किया। यहाँ पर आप लोग देखेंगे सबसे पहले 1840s Lex Cossey report. British recommend codifying criminal laws and contract laws uniformly, but explicitly exempt Hindus and Muslim personal laws due to religious sensitivity. इस लॉ में, लेक्स लॉ की रिपोर्ट में, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्रिमिनल लॉस को और कॉन्ट्रैक्ट लॉस को तो कॉडिफाई करने की वकालत की रिकमेंड किया, लेकिन वहां पर हिंदूज एंड मुस्लिम पर्सनल लॉस को उन्होंने रिलीजियस सेंसिटिविटी की वजह से उन्होंने एग्जेम्प्ट कर दिया, यानी वहां पर इसको कॉडिफाई करने की बात नहीं की। अब आती है बात 1859 की, क्वींस प्रोक्लेमेशन। जब 1857 की क्रांति हुई उसके 2 साल बाद क्वींस प्रोक्लेमेशन आता है, रीएनफोर्सेस नॉन इंटरफेरेंस इन रिलीजियस कस्टम्स। यहाँ पर फिर दोबारा से रिलीजियस कस्टम्स में नॉन इंटरफेरेंस की बात की जाती है। अब बात आती है 1947 BN राव कमेटी, पोस्ट इंडिपेंडेंस, आफ्टर efforts to codify Hindu laws to give women equal right in a marriage and inheritance, right? यहाँ पर BN राव कमेटी इसकी वकालत करती है, रिकमेंड करती है कि हिंदूज लॉज को कॉडिफाई किया जाना चाहिए और जिससे महिलाओं को इक्वल राइट मिल सके मैरिज के रिगार्डिंग इन और इनहेरिटेंस के रिगार्डिंग। यहाँ पर भी अन्य जो रिलीजन्स हैं उनके कॉडिफिकेशन की बात नहीं की जाती, यहाँ पर बहुत सारा ऑब्जेक्शंस होता है। अब बात आती है 1950s की। यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर ने यूसीसी के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा इसको पुश किया और वो चाहते थे कि ये फंडामेंटल राइट बने। उस समय एंट्री नंबर 35, जब कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट होती है तो डॉक्टर साहब चाहते थे कि वहाँ पर आर्टिकल 35 के अंतर्गत, उस समय ये फंडामेंटल राइट था, आर्टिकल 35 एंट्री नंबर 35, उसको एंट्री आज जो हम आर्टिकल्स बोलते हैं उस समय एंट्री बोला जाता, राइट। तो वहाँ पर डॉक्टर साहब ने इसकी बहुत ज़्यादा वकालत की कि यूसीसी का ये सही समय है इम्प्लीमेंट करने का, बट उस समय शायद कंडीशन ऐसी नहीं थी कि यूसीसी को पूरी तरीके से अप्लाई किया जा सके और उसको लागू किया जा सके भारत में। लेकिन वहाँ पर हिंदू कोड बिल को तो वहाँ पर बेसिकली अप्लाई किया। उनका मानना था कि मॉडर्न डेमोक्रेसी में इक्वलिटी के लिए कॉमन सिविल लॉ जरूरी है, लेकिन उस वक्त काफ़ी डिसएग्रीमेंट हुआ, इसलिए कॉम्प्रोमाइज़ के रूप में यूसीसी को फंडामेंटल राइट्स नहीं बनाया गया बल्कि डीपीएसपी में आर्टिकल 44 के अंतर्गत रखा गया, राइट। तो ये हमारा एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव यहाँ पर दिखाई देता है इसके रिगार्डिंग। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल पैराडॉक्स मैट्रिक्स की, राइट। ये जैसे इससे पहले थोड़ा सा हम और एक चीज़ बात कर लेते हैं, प्रेजेंट सिविल लॉ सिस्टम इन इंडिया क्या है। वर्तमान में जो सिविल लॉ सिस्टम इंडिया में, जो अभी इंडिया में मल्टीपल पर्सनल लॉ सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि हिंदू पर्सनल लॉज में हिंदू मैरिज एक्ट है 1955, हिंदू सक्सेशन एक्ट है 1956, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है, हिंदू माइनॉरिटीज एंड गार्जियनशिप एक्ट, ये आप लोगों को दिखाई देता है यहाँ पर, है ना। अब यहाँ हिंदू कैटेगरीज में सिख, जैन और बुद्धिस्ट भी इंक्लूड किए गए हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ जैसे मेनली शरीयत प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है। क्रिश्चियन लॉ पर्सनल लॉज जो इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट के थ्रू गवर्न होते हैं। स्पेशल मैरिज एक्ट है 1954 का, ये एक सेकुलर लॉ है जहाँ इंटरफेथ मैरिज हो सकती है, राइट। ये इंटरफेथ मैरिज को प्रमोट करता है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल पैराडॉक्स मैट्रिक्स की। ड्राइव फॉर यूनिफॉर्मिटी, यानी बहुत सारे लोग जो बात करते हैं कि यूनिफॉर्मिटी आना चाहिए और संविधान में इसके लिए क्या क्या प्रावधान हैं और इसके रिगार्डिंग संविधान में ही और ऐसे कौन कौन से प्रावधान हैं जो यूसीसी के कहीं देखें कॉन्ट्राडिक्शन में दिखाई देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फंडामेंटल आर्टिकल्स। फंडामेंटल जो आर्टिकल्स हैं, यानी आर्टिकल 44 यूसीसी की बात करता है, आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करता है। यानी आर्टिकल 14 कहता है कि लॉ की नज़र में, कानून की नज़र में सभी समान होंगे, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, या मैन हो या विमेन, राइट, गरीब हो या अमीर, सभी कानून की नज़र में इक्वल होंगे, सभी को कानून का समान संरक्षण प्राप्त होगा
राइट। तो ये आर्टिकल 14(4) इंश्योर करता है। यहाँ पे कोर फिलोसफी क्या है? इंटीग्रेशन, सेकुलरिज्म, जेंडर जस्टिस। सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है जेंडर जस्टिस। आज भी हम जेंडर जस्टिस को इंश्योर नहीं कर पाए हैं, और कहीं ना कहीं हमारे जो कस्टम्स हैं, जो ट्रेडिशंस हैं, वो जेंडर जस्टिस को इंश्योर करने में बाधा उत्पन्न करते हैं। और ये यूसीसी उसी जेंडर जस्टिस को इंश्योर करने की बात करती है। दूसरा, ये देश एक सेकुलर कंट्री है हमारा देश, और यहाँ पर सेकुलर देश है तो क्यों डिफरेंट डिफरेंट पर्सनल लॉज होना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट कस्टमरीज लॉज क्यों होना चाहिए? कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि हम जब हमारा देश सेकुलर है यहाँ पे तो फिर इस तरह के जो पर्सनल लॉज मैटर्स है, ऐसा क्यों होना चाहिए कि सभी के लिए डिफरेंट डिफरेंट होना चाहिए, सभी के लिए इक्वल होना चाहिए, राइट। लीगल वेट की बात करते हैं तो एस्पिरेशनल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है? एस्पिरेशनल्स हैं। प्राइमरी बेनिफिशियरी जो है पूरा, अगर हम बात करें तो नेशन एज अ यूनिटी, वनरेबल डेमोग्राफिक्स यानी विमेन, सबसे ज़्यादा जो फायदा मिलेगा वो महिलाओं को मिलेगा अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो, राइट। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ प्लूरैलिटी की, फंडामेंटल आर्टिकल्स, आर्टिकल 25, 26, 29, फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड कल्चरल राइट की ये बात करते हैं यहाँ पर, कि किसी भी व्यक्ति को अपने मन से किसी भी धर्म को अपनाने, किसी भी धर्म की पद्धति को फॉलो करने का अधिकार है। कल्चरल राइट की बात करते हैं ये। वहीं पे इसकी कोर फिलोसफी है अटोनमी, डाइवर्सिटी, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी आइडेंटिटी। जो माइनॉरिटी आइडेंटिटी है, हालांकि संविधान में माइनॉरिटी वर्ड को कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है, तो ये बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी आइडेंटिटी की, राइट। लीगल वेट इसका एनफोर्सेबल, फंडामेंटल राइट्स एनफोर्सेबल है। प्राइमरी बेनिफिशियरी इसकी तो है कम्युनिटीज, माइनॉरिटी, इंडिजिनस ट्राइब्स जो है वो इसके प्राइमरी बेनिफिशियरी हैं। अब देखिए यहाँ पर बात आती है जुडिशरी की। सुप्रीम कोर्ट ने डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम पर, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर यूसीसी की वकालत की है, राइट। इसको हम इस स्लाइड में समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। जैसे 1985 का साहबानो केस यूसीसी डिबेट का टर्निंग पॉइंट माना जाता है। आप देखेंगे यहाँ पर साहबानो केस था, ये ग्रांटेड मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी, गवर्नमेंट ओवरटर्न बाय अ मुस्लिम विमेन एक्ट 1986। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था साहबानो केस में कि मेंटेनेंस अंडर सीआरपीसी 125 का, जो सीआरपीसी का सेक्शन है 125, यहाँ पर मुस्लिम महिलाओं को भी मेंटेनेंस प्रोवाइड किया जाना चाहिए डिवोर्स के बाद। लेकिन गवर्नमेंट उस समय की जो तात्कालिक गवर्नमेंट थी वहाँ पर एक एक्ट लेकर आती है, मुस्लिम विमेन एक्ट 1986, और इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को उन्होंने टर्न कर दिया उस समय, राइट। अब सुप्रीम कोर्ट ने उनके फेवर में जजमेंट दिया और कहा कि यूसीसी की ज़रूरत है ताकि जेंडर जस्टिस इंश्योर हो सके। उसके बाद का कई इंपॉर्टेंट केसेस आए हैं, जैसे सरला मुदगल केस आता है 1995 में, ठीक है ना। इसके बाद जॉन बालामट्टन केस आता है, सायरा बानो केस आता है, और डेनियल लतीफ़ी केस आता है। दनियाल जो लतीफ़ी केस है, इंश्योर फेयर मेंटेनेंस फॉर डाइवोर्स मुस्लिम विमेन अनटिल री मैरिज। यानी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जो है मुस्लिम विमेन हैं, डिवोर्स के बाद जब तक रीमैरिज नहीं हो जाती तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा फेयर मेंटेनेंस। यहाँ पर ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था। नेक्स्ट जो टर्निंग पॉइंट आता है 2017 सायरा बानो केस, डिक्लेयर्ड इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, तलाक ए बिद्दत, राइट, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने तलाक ए बिद्दत, जो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक था, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया यहाँ पर। तो स्पेशली सायरा बानो जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया, ये यहाँ पर दिखाई देता है, राइट। अब हम नेक्स्ट उसमें देखते हैं कि अब यूसीसी के सपोर्ट के क्या आर्गुमेंट्स देते हैं। इससे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे माइनॉरिटी एंजाइटी एंड द थ्रेट ऑफ एसिमिलेशन, राइट। स्टेट स्टैंडर्डाइजेशन, the fear minority fear the UCC is a vehicle to impose majoritarian cultural norms under the guise of uniformity। यहाँ पर जो माइनॉरिटी है उनको एक फियर है कि यूसीसी के माध्यम से सरकार मेजोरिटेरियन कल्चरल को हम पर थोपना चाहती है। कम्युनिटी आइडेंटिटी, द शरीयत रेजिस्टेंस, यहाँ पर अगर देखें तो मुस्लिम पर्सनल मैटर्स आर गवर्न्ड बाय द शरीयत एक्ट ऑफ 1937। Intervention is viewed as a infringement on divine law and minority constitutional guarantees, right। यहाँ पर जो शरीयत एक्ट है 1937,
यहाँ पे माना जाता है कि ये सरकार के द्वारा एक इंटरवेंशन है, हाँ, है ना, और इन्फ्रिंजमेंट है हमारे जो राइट्स हैं, हमारे जो डिवाइन लॉज है उसमें, और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज राइट हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, उसमें कहीं ना कहीं सरकार की दखलंदाजी है, ये इंटरवेंशन है, ऐसा माना जाता है। वहीं अगर हम बात करते हैं तो 21st लॉ कमीशन 2018 उसकी रिपोर्ट थी, वहाँ पर लॉ कमीशन ने बोला कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इज नीदर नेसेसरी नॉट डिजायरेबल एट दिस स्टेज, सेकुलरिज्म कैन नॉट कॉन्ट्राडिक्ट द प्लूरलिटी प्रेविलेंट इन द कंट्री। तो यहाँ पर अगर देखें तो लॉ कमीशन ने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने की उसमें ज़रूरत नहीं समझी, और ये यहाँ अपने रिपोर्ट में बताया, राइट। अब देखिए कस्टमरी लॉ नॉर्थ ईस्ट ट्राइबल सील्ड। अब अगर हम नॉर्थ ईस्ट का, चूंकि डिफरेंट एक कस्टमरी थिंग्स दिखाई देती हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, हमारे कस्टमरी लॉ ट्राइबल कम्युनिटीज इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट possess distinct ancient traditions governing marriage, land and inheritance। स्पेशली हमारे संविधान में नॉर्थ ईस्ट के जो ट्राइबल एरिया है उनके लिए, खासकर 4 राज्यों में, वहाँ पर जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उनके कस्टम्स को, ट्रेडिशन को प्रोटेक्ट करने के लिए संविधान में अलग से प्रावधान किए गए, अलग से प्रोटेक्शन, स्पेशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है। क्योंकि उनकी मैरिज, लैंड, इनहेरिटेंस, ये जो प्रैक्टिसेस हैं ये उनकी अपने कम्युनिटीज़ के जो ट्रेडिशंस हैं उनसे गाइड होती हैं, राइट। आइडेंटिटी प्रिजर्वेशन, कस्टमरी लॉज आर नॉट मेयरली रूल्स बट द बेडरॉक ऑफ ट्राइबल आइडेंटिटी एंड ऑटोनॉमी। तो जो कस्टमरी लॉज हैं, अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट इंडिया की, तो ये केवल मात्र रूल्स नहीं हैं, ये ट्राइबल आइडेंटिटी एंड ऑटोनॉमी का बेडरॉक है बेसिकली, राइट। लेजिस्लेटिव पुशबैक की अगर बात करें, स्टेट लाइक मिजोरम पास असेंबली रेजोल्यूशन अपोजिंग एनी सेंट्रल यूसीसी दैट अंडरमाइंस द यूनिक इंडिजिनस लीगल फ्रेमवर्क। तो अभी देखेंगे आप, मिजोरम गवर्नमेंट ने, मिजोरम की जो राज्य सरकार है उसने एक रेजोल्यूशन पास किया और सेंट्रल यूसीसी लाने के विरोध में ये बेसिकली रेजोल्यूशन लेकर आते हैं वो, है ना। तो ये दिखाई देता है हमारे भारत में कि किस तरह की सिचुएशंस हैं, राइट। अब ऑलरेडी हम लोगों ने इसके बारे में बात की, हिंदू कॉडिफाइड लॉ, जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे स्टेटस है हैविली कॉडिफाइड है, जो हिंदू कॉडिफाइड लॉज है हैविली कॉडिफाइड है ना। स्टेटस कॉडिफाइड 56। अथॉरिटी क्या है इसका, पार्लियामेंट स्टैट्यूटरी इनेक्टमेंट, यानी इनकी अथॉरिटी जो है वो पार्लियामेंट के द्वारा बनाई हुई लॉ है, पार्लियामेंट है या लॉज है, राइट। की कैरेक्टरिस्टिक है लार्जली सेकुलराइज्ड एंड मॉडर्नाइज्ड थ्रू प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस इम्प्लीमेंटेशन स्टिल फेसेस पैट्रियार्कल फ्रिक्शंस, राइट। तो यहाँ पर आप देखें कि ये लार्जली सेकुलराइज कर देगा, महिलाओं को इक्वल अधिकार दिए गए हैं यहाँ पर, है ना। अगर हिंदू कोड बिल के माध्यम से, यानी पुरुष को भी अब ऐसा नहीं है कि वो एक शादी के होते हुए दूसरी शादी कर पाए, ऐसा नहीं है। इनहेरिटेंस यानी जो इनहेरिटेंस है, प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस है बेसिकली, यानी माता पिता की संपत्ति में बेटी को भी उतना ही अधिकार है जितने बेटे को। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ बात करते हैं, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉज है ना, या क्रिश्चियन जो पर्सनल लॉज है, वहाँ पर थोड़ा सा इसमें विभेद दिखाई देता है, राइट। मुस्लिम पर्सनल लॉज जो कि अनकॉडिफाइड है बेसिकली, ये शरीयत एक्ट है जो 1937 का, उससे गाइडेड रहते हैं। अथॉरिटी इनका क्या है, रिलीजियस टेक्स्ट है या क्लैरिकल जो इंटरप्रिटेशन है, जो क्लैरिकल बेसिक बुद्धिजीवी हैं उनके द्वारा जो इंटरप्रिटेशन किया जाता है वो इसकी अथॉरिटी बेसिकली है। की कैरेक्टरिस्टिक अगर हम इसकी बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस टू स्टेट इंटरफेरेंस, यानी स्टेट के इंटरफेरेंस के विरुद्ध एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखाई देता है। हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ रिसेंट जुडिशियल इंटरवेंशन रिगार्डिंग जेंडर राइट, राइट। तो यहाँ पर जुडिशियल इंटरवेंशन दिखाई देता है बट जेंडर जस्टिस के रिगार्डिंग, राइट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अल्टीमेटली हम संविधान को लेकर चलता है ना। समाज को भी हालांकि लेकर चलता है कि सामाजिक व्यवस्थाएं क्या हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो गाइडिंग प्रिंसिपल है हमारे पे, गाइडिंग लॉ है, जो मदर ऑफ लॉ है, वो है हमारा संविधान। तो जो भी जितने भी इंटरप्रिटेशंस रहते हैं जनरली कौन से सुप्रीम कोर्ट के, वो कहीं ना कहीं संविधान के दायरे के अंतर्गत होते हैं, राइट।
नॉर्थ ईस्ट ट्राइबल कस्टम्स की बात करते हैं तो कस्टम अनकॉडिफाइड है, कस्टमरी है। इनकी जो अथॉरिटी है वो इंडिजिनस ट्रेडिशंस और जो कम्युनिटी लीडर्स हैं उनके माध्यम से रहता है। यहाँ पे की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? प्रोटेक्टेड बाय स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोनॉमी, गारंटीज डीपली टाइड टू लैंड एंड एथनिसिटी, राइट। तो संविधान ने इनके लिए अलग से प्रोटेक्शन का जो अम्ब्रेला प्रोवाइड किया हुआ है। अगर हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट ट्राइबल कम्युनिटीज की, भारत में अभी दो राज्य ऐसे हैं जहाँ पर यूसीसी लागू है, गोवा और उत्तराखंड। हम बात करते हैं गोवा एक बेस्ट एग्जांपल के रूप में। गोवा में पुर्तगीज सिविल कोड 1867 लागू हुआ, तभी से वहाँ पर यूसीसी लागू है, जिसको हमारे जो सर्वोच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने भी गोवा के जो यूसीसी है उसको एक साइनिक एग्जाम्पल के रूप में बताया कि यहाँ पर सिविल कोड जब लागू हो सकता है और इतना बेहतर तरीके से तब से लागू है, तो क्यों ना पूरे भारत में ऐसा लागू किया जाना चाहिए। अब इसका सबसे एक बेस्ट एग्जांपल है, समझते हैं, अ मुस्लिम हुज मैरिड इज रजिस्टर्ड इन गोवा कैन नॉट प्रैक्टिस पोलोगैमी। यानी कोई मुस्लिम व्यक्ति है जो जिसका मैरिज रजिस्ट्रेशन है गोवा में, वो पोलोगैमी प्रैक्टिस नहीं कर सकता कहीं भी भारत में, राइट। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है कि जब गोवा में हम ये प्रैक्टिस अलाउ कर सकते हैं और वहाँ पर जितने भी जो भारत के नागरिक हैं, सिटीजन हैं, राइट, गोवा में हमारे जो राज्य है, जब वहाँ पर बेसिकली ये सब चीज़ें मान सकते हैं, उनको अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो क्यों ना पूरे भारत में ये सब चीज़ें अप्लाई होना चाहिए। दूसरा बात, एसेट्स आर डिवाइडेड इक्वली बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ अपॉन डाइवोर्स। और डाइवर्स जब होता है तो हस्बैंड और वाइफ के बीच में वहाँ पर एसेट इक्वली डिवाइड होता है। तो इस तरह के जो मेन प्रोविज़न है गोवा के यूसीसी में दिखाई देते हैं। तो जब गोवा एक साइनिक एग्जाम्पल है हमारे भारत में, तो क्यों ना इस तरह का यूसीसी पूरे भारत में लागू होना चाहिए, सारे राज्यों में लागू होना चाहिए। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने टाइम टू टाइम भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट को भी बोला है, राइट। यहाँ पर स्टेट लेवल फ्रैक्चर्स की बात करते हैं, फ्रेगमेंटिंग ब्लूप्रिंट। अगर हम बात करें तो न्यू प्लेबुक, राइट, द न्यू प्लेबुक में क्या स्टेट्स लाइक उत्तराखंड फॉर्मिंग अ पैनल रिसीविंग प्रेसिडेंशियल अप्रूवल एंड गुजरात आर परस्यूइंग स्टेट लेवल यूसीसी फ्रेमवर्क। अभी गुजरात है, असम है ना, ऐसे अन्य कई राज्य हैं जहां पर यूसीसी लाने की बात की जा रही है। उत्तराखंड में तो ऑलरेडी ये लागू हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट का स्टांस क्या है इसको लेकर? सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इसको राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को बोला है कि भाई यूसीसी लेकर आइए, लेकिन सेंटर हैज स्टेटेड दैट नो डायरेक्शन कैन बी इश्यूड टू पार्लियामेंट टू फ्रेम यूसीसी, एक्नॉलेजिंग इट इज अ लेजिस्लेटिव नॉट जुडिशियल प्रेरोगेटिव, राइट। तो हमारा जो पार्लियामेंट है, या हमारी जो सरकार है, इसने बोला कि आप सेंटर को ये डायरेक्शन नहीं दे सकते या पार्लियामेंट को ये डायरेक्शन नहीं दे सकते कि आप यूसीसी लागू करिए, बेसिकली यूसीसी लेकर आइए। ये हमारा प्रेरोगेटिव है, बेसिकली लेजिस्लेटिव प्रेरोगेटिव है, जुडिशियल प्रेरोगेटिव नहीं है। तो जब लगेगा भारत सरकार को तब लेकर आएंगे, ऐसा है। अब इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? स्टेट बाय स्टेट इम्प्लीमेंटेशन रिस्क क्रिएटिंग पैच वर्क of bearing uniform codes, defeating the objective of the single national standard, right। तो इस स्टेट बाय स्टेट अगर यूसीसी लागू होता है तो इसमें प्रॉब्लम ये होगी कि हर एक स्टेट में अपनी जो पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे रूल्स फ्रेम किए जाएं। जैसे उत्तराखंड है, उत्तराखंड में यूसीसी में अलग तरह के रूल्स फ्रेम किए जाते हैं। अगर वहीं गोवा की बात करें तो गोवा में अलग तरह के रूल्स होंगे, और मध्य प्रदेश में होगा तो अलग तरह का, असम में होगा तो अलग तरह के रूल्स फ्रेम किए जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर डेमोग्राफी की ज़रूरतों के हिसाब से रूल्स फ्रेम किए जाएंगे, राइट। इससे होगा कि अल्टीमेटली एक हमारे पास जो बेसिकली फ्रेमवर्क आएगा वो फ्रैक्चर्ड फ्रेमवर्क आएगा, और ये बहुत बड़ा एक चैलेंज भी बन सकता है भारत में, राइट। इसके इम्प्लीमेंटेशन में बात करते हैं यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल फुलक्रम की, नेशनल इंटीग्रेशन एंड जेंडर जस्टिस। अब इसके देखिए कुछ लोग जो आर्ग्यूमेंट में इसकी बात करते हैं, बेसिकली, है ना, आर्ग्यूमेंट इन अ फेवर अगर बोले तो कुछ लोग यूसीसी की वकालत करते हैं, बोलते हैं इससे होगा क्या, यूसीसी को लागू करने से एक तो नेशनल इंटीग्रेशन और जेंडर जस्टिस को जो इंश्योर करेगा, यानी एलिमिनेट ओवरलैपिंग कॉन्ट्राडिक्टरी लॉज, यानी जो ओवरलैपिंग या कॉन्ट्राडिक्टरी लॉज हैं उनको एलिमिनेट करना। लिबरेट विमेन फ्रॉम पैट्रियार्कल रिलीजियस डॉगमास, जो महिलाएं हैं उन्हें पैट्रिकल जो रिलीजियस डॉगमास है उनसे हमको आज़ाद करना है, लिबरेट करना है, राइट। इस्टेब्लिशेस अ शेयर्ड नेशनल आइडेंटिटी
जो नेशनल शेयर्ड आइडेंटिटी है उसको इस्टेब्लिश करना है। महिलाओं के लिए खासकर यूसीसी की जो वकालत करते हैं लोगों महिलाओं को लेकर के, महिलाओं को इसे एक जेंडर जस्टिस हम इंश्योर कर पाएंगे इसके माध्यम से। वहीं हम दूसरी साइड देखें तो कल्चरल ऑटोनॉमी एंड माइनॉरिटी राइट्स की बात की जाती है। प्रोटेक्ट प्लूरलिस्टिक ट्रेडिशंस, प्रिवेंट मेजोरिटेरियन इम्पोजिशन, मेंटेन्स सोशल हार्मनी इन ट्राइबल माइनॉरिटी रिलीजन रीजन्स, राइट। यहाँ पे मेजोरिटेरियन इम्पोजिशन से प्रिवेंट करता है। अगर हम इसको लागू करेंगे तो प्रॉब्लम ये होगी, है ना। तो संविधान में हमें दोनों ही चीज़ें दिखाई देती हैं कि संविधान एक तरफ तो नेशनल इंटीग्रेशन की, जेंडर जस्टिस की बात करता है, वकालत करता है, वही दूसरी तरफ जो मेजोरिटेरियन इम्पोजिशन उसको प्रिवेंट होने से रोकता है। बेसिकली प्लूरलिस्टिक ट्रेडिशंस हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। सोशल हार्मनी को मेंटेन करना, ट्राइबल या माइनॉरिटी रीजन्स हैं उनमें ट्राइबल जो रीजन्स हैं वहाँ पे सोशल हार्मनी को मेंटेन करके रखना, ये एन एब्सोल्यूट यूसीसी टिप्स द स्केल हैवीली लेफ्ट risking unrest the fragmented status quo, tips it is heavily right sustaining gender inequality, right। तो यहाँ पर और एक सबसे इंटरेस्टिंग आपको फैक्टर देखिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अब हम इन सब को क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एक फिल्टर उसमें रख के देखते हैं, राइट। यानी ऑल कल्चरल एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंटरिंग द सिस्टम। अब यहाँ पर देखें हमने एक फिल्टर लगा दिया जिसको हम नाम दिया कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी फिल्टर, राइट। बड़ा ही अद्भुत ये पिक्चर है, बड़ा सुंदर पिक्चर है। आप देखेंगे यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर हमने क्या किया है, ऑल कल्चरल एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंटरिंग द सिस्टम। यहाँ पर हमने सारी जितने भी कल्चरल एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं इसको इस सिस्टम में डाला। ये सिस्टम क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी फिल्टर। अब देखिए यहाँ पर ब्लॉक्ड, डिस्कार्डेड हार्मफुल पैट्रियार्कल प्रैक्टिसेस लाइक अनइक्वल इनहेरिटेंस, पॉलीगैमी यानी बहुविवाह बेसिकली जिसको बोलते हैं हम, और अनइक्वल इनहेरिटेंस बेसिकली महिलाओं को कम अधिकार मिलता है संपत्ति में, है ना, पैतृक संपत्ति में, वो इंस्टेंट डाइवोर्स है। दीज मस्ट बी यूनिफाइड एंड अबॉलिस्ड। ये यहाँ पर रोक देगा, देखिए ब्लॉक्ड, डिस्कार्डेड, राइट। और एक डस्टबिन बना है उसमें फेंक देगा ये। तो हार्मफुल प्रैक्टिसेस जो है हमारी पैट्रियार्कल प्रैक्टिसेस हैं उनको क्या करना है, इनको हटा देना है, इनको डिलीट कर देना है, अबॉलिश कर देना है ना। दूसरा फिल्टर अलाउड, प्रिजर्व्ड या अलाउड या प्रिजर्व्ड। यहाँ पे देखिए हार्मलेस या हार्मलेस कल्चरल रिचुअल्स हैं, जैसे बेडिंग सेरेमनीज हैं, डाइटरी कस्टम्स हैं, राइट। जैसे कि जिन जिन हर एक धर्म में बेडिंग सेरेमनी अलग तरह की होती है। तो यूसीसी में बेसिकली उस बेडिंग सेरेमनी को लेकर बात भी नहीं की जा रही है। बेडिंग सेरेमनी में को लेकर कोई, जैसे कि हम हिंदू जो रीति रिवाज है वहाँ पर 7 फेरे होते हैं, मुस्लिम्स में जैसे कि निकाह होता है इस तरह का, या जो क्रिश्चियन में अलग तरह के ट्रेडिशंस हैं, है ना, वेडिंग सेरेमनी अलग तरह के दिखाई दे। तो यूसीसी में बेसिकली यहाँ पर इसको लेकर कोई मुझे लगता है कि ऑब्जेक्शन भी नहीं है, इसको लेकर कोई प्रावधान भी नहीं है। डाइटरी कस्टम्स हैं, हर एक जो हमारे यहाँ पे धर्म है उनके अलग डाइटरी कस्टम्स हैं, है ना। बिगिन कम्युनिटी ट्रेडिशंस, दीज रिमेन प्रोटेक्टेड। अब इनकी प्रोटेक्शन की बात की जा रही है यूसीसी में, इनको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, राइट। और देश की इंटीग्रिटी के लिए ये जरूरी भी है। यहाँ पर हम बात करते हैं कोर इनसाइट, इंटीग्रेशन शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद द फोर्स्ड यूनिफॉर्मिटी। देखिए इंटीग्रेशन होना चाहिए लेकिन फोर्स्ड यूनिफॉर्मिटी के आधार पर नहीं, है ना। फोर्स्ड यूनिफॉर्मिटी नहीं होना चाहिए। यूसीसी शुड नॉट be a common law that erases culture but rather uniform principles of gender justice। तो यूसीसी एक कॉमन लॉ, ऐसा कॉमन लॉ ना हो जो को कल्चर को ही इरेज करते, बट यूनिफॉर्म प्रिंसिपल ऑफ जेंडर जस्टिस इसकी बात करें, राइट। तो होप सो कि ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। ये एक बेहतर आप लोगों के सामने एक वो है जिसको आप यूज कर सकते हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन से हम लोग पहले जाते हैं, उससे पहले मतलब इसके जो पीस मील स्टेयर्स की यानी सजेशंस की बात करते हैं, है ना, वे फॉरवर्ड की बात करें उससे पहले हम लोग बात करते हैं आर्गुमेंट इन अ फेवर ऑफ यूसीसी। जो लोग फेवर में यूसीसी के फेवर में बात करते हैं उनका क्या कहना है। अब देखते हैं यूसीसी के सपोर्टर्स क्या आर्गुमेंट देते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ।
यानी सभी सिटीजन के लिए सेम सिविल लॉ होगा, इक्वलिटी स्ट्रेंथन होगी। वो बात करते हैं कि भाई जब संविधान का आर्टिकल 14 है वो बात करते हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक है ना, तो सभी सिटीजन को सेम सिविल लॉस होना चाहिए जिससे इक्वलिटी स्ट्रेंथन होगी। विमेन एम्पावरमेंट की बात की गई है। कोई पर्सनल लॉस में विमेन के राइट्स अनइक्वल माने जाते हैं, कई पर्सनल लॉज जो है हमारे देश में, और अभी सी बात है वहाँ पर महिलाओं के जो राइट्स हैं वो अनइक्वल माने जाते हैं और है भी। यूसीसी जेंडर जस्टिस को प्रमोट करेगा, राइट। और जब जस्टिस प्रमोट होगा तो इसके महिलाओं पर कई पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी होंगे, राइट। नेशनल इंटीग्रेशन की भी वो बात करते हैं। एक कॉमन लीगल फ्रेमवर्क नेशनल यूनिटी को स्ट्रेंथन कर सकता है। और दूसरा एक और पहलू है यहाँ पर सेकुलरिज्म, स्टेट और रिलीजन के सेपरेशन को स्ट्रांग बनाता है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि मैरिज है, डाइवोर्स है, इनहेरिटेंस है, अडॉप्शन है, इनका नेचर सेकुलर है, इनका नेचर रिलीजियस नहीं है। तो इसीलिए इनको स्टेट क्या कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है, रेगुलेट कर सकती है स्टेट, राइट। और दूसरा है सिंप्लीफाइड लीगल सिस्टम, डिफरेंट पर्सनल लॉज की कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी और जुडिशरी पर बर्डन रिड्यूस होगा। वहीं पर अगर हम बात करते हैं कि इसके अगेंस्ट जो आर्ग्यूमेंट देते हैं, है ना, यूसीसी के अगेंस्ट भी स्ट्रॉन्ग कंसर्न है। जैसे सबसे पहला है रिलीजियस फ्रीडम का इशू। क्रिटिक्स कहते हैं कि आर्टिकल 25 रिलीजियस फ्रीडम प्रोटेक्ट करता है और ऐसे में यूसीसी रिलीजियस प्रैक्टिस में इंटरफेरेंस कर सकता है। दूसरा है थ्रेट टू डाइवर्सिटी। इंडिया एक हाईली डाइवर्स कंट्री है, डिफरेंट कम्युनिटीज़ की ट्रेडिशंस और कस्टम्स अलग हैं। माइनॉरिटी कंसर्न है कि कोई माइनॉरिटी ग्रुप को फियर है कि कई माइनॉरिटी जो हमारे देश में माइनॉरिटी ग्रुप है उनको फियर है कि माइनॉरिटी कल्चर डोमिनेट कर सक मेजॉरिटी कल्चर बेसिकली डोमिनेट कर सकता है, मेजॉरिटी कल्चर को थोपने की कोशिश की जा रही है। इस तरह का जो फियर है बेसिकली। और पॉलिटिकल मिसयूज भी है। क्रिटिक्स कहते हैं कि यूसीसी को इलेक्शन पॉलिटिक्स और कम्युनल पोलराइजेशन के लिए यूज किया जा सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर इस तरह का जो फियर है वो भी दिखाई देता है लोगों में। अब बात करते हैं वे फॉरवर्ड की, पीस मील स्टेयरकेस एंड आर्किटेक्चर ऑफ रिफॉर्म। यहाँ पर देखिए बात करते हैं कॉम्प्रहेंसिव इंक्रीमेंटल एंड कंसेंशुअल रिफॉर्मिंग स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स इन स्टेज प्रिवेंट सिस्टम ड्रॉप, है ना। तो हम स्टेप बाय स्टेप इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला है कि स्टेप बाय स्टेप कैसे कर सकते हैं, स्टैंडर्डाइज मैरिज एज एंड रजिस्ट्रेशन, राइट। और तो लो फ्रैक्शन इसमें दिखाई देगा, हाई कंसेंसस दिखाई। देखिए मैरिज जो एज है हमारे देश में उसको स्टैंडर्डाइज करने की जरूरत है, उसको रजिस्ट्रेशन करने की कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इससे होगा क्या कि सपोज दैट कि एक तो जो बाल विवाह है उस पर रोक लगेगी। अगर मैरिज एज जो है अभी जैसे 18 और 21 है सपोज, है ना, ये सभी के लिए अगर इम्प्लीमेंट कर देते हैं सभी धर्म के लिए, तो इसमें लो फ्रैक्शन दिखाई देता है। समाज की तरफ से उतना रिस्पांस नहीं दिखाई देता, मतलब इसके अगेंस्ट समाज नहीं जाएगा। क्योंकि जैसे महिलाओं की जो बच्चे हैं या गर्ल्स हैं उनकी अगर मैरिज एज 21 कर दी जाए, इक्वल कर दी जाए, तो ऑब्वियस सी बात है इससे क्या होगा कि एम्पावरमेंट होगा, चाइल्ड मैरिज रुकेगी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो धीरे धीरे हम मैरिज एज को बढ़ा सकते हैं इसके माध्यम से। ये पीस मील इम्प्लीमेंटेशन है। रजिस्ट्रेशन को कंपलसरी कर सकते हैं कि मैरिज रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होगा भारत में। अगर नहीं होगा तो बहुत सारी चीज़ों से वंचित कर दिया जाएगा, जैसे कि वोट देने से, या सपोज दैट कि जो गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं उसमें जो वेलफेयर स्कीम्स में जो बहुत सारे लोगों को फ़ायदा मिलता है उससे वंचित कर दिया जाएगा। इस तरह की चीज़ें रहेंगी तो क्या होगा कि हम पीस मील इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। दूसरा स्टेप है इसका है यूनिवर्सलाइज मेंटेनेंस राइट्स, इकोनॉमिक प्रोटेक्शन फॉर वुमेन अक्रॉस ऑल फेथ्स। महिलाओं को मेंटेनेंस राइट्स दिए जाना चाहिए, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कई केसेस में कि महिलाओं को इक्वल मेंटेनेंस राइट्स दिया जाना चाहिए। जैसे हिंदू महिलाओं को मेंटेनेंस राइट जैसे डाइवोर्स के साथ बाद में मेंटेनेंस राइट अब बहुत ज़्यादा हाई है, बेसिकली उनको वो मेंटेनेंस मिलता है डाइवोर्स के बाद में। लेकिन अन्य धर्म की बात करें तो वहाँ पे इस तरह का प्रोविजंस नहीं दिखाई देते, कम ही दिखाई देता है, राइट। और इसको लेकर केसेस चले हैं सुप्रीम कोर्ट में, है ना, स्ट्रॉन्ग वकालत की है बेसिकली हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने। थर्ड है यहाँ पर हार्मोनाइज इनहेरिटेंस एंड सक्सेशन, एड्रेसिंग द डीपली एंट्रेंस्ड पैट्रियार्कल प्रॉपर्टी लॉस, राइट। देखिए यहाँ पर हमारे पास जो पैट्रियार्कल प्रॉपर्टी लॉस है ना, इनहेरिटेंस या सक्सेशन लॉस है जो बेसिकली उनको क्या करना है, धीरे धीरे सेकुलराइज करना है ना।
ये इशू जो है इसको हमको एड्रेस करना है पैट्रियार्कल प्रॉपर्टी लॉज के रिगार्डिंग। महिलाओं को भी उतना ही अधिकार मिले जो पैतृक संपत्ति है उसमें जितने की एक पुरुष को मिलती है, राइट। यहाँ पर स्टेप 4 की बात करें, अडॉप्शन एंड कस्टडी अलाइनमेंट। तो यहाँ पे सिक्योरिंग चाइल्ड वेलफेयर आउटसाइड रिलीजियस स्ट्रक्चर, चाइल्ड वेलफेयर को रिलीजियस स्ट्रक्चर के बाहर हमको सिक्योर करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे आपको ये बहुत सारे ऐसे हम स्टेप ले सकते हैं। अब नाउ बात करते हैं यहाँ पर एक और आपके सामने एक स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये हार्मोनाइज्ड ब्लूप्रिंट, फॉल्स बाइनरी, द ट्रू ऑब्जेक्टिव, द पाथ फॉरवर्ड, राइट। इसको हम एक एक को डिस्कस करते हैं, एक एक पॉइंट को। इस स्लाइड में क्या है, टॉकिंग अबाउट बैलेंस्ड अप्रोच टुवर्ड्स द यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया। ये जो स्लाइड है बैलेंस्ड अप्रोच को दिखाती है भारत में। फॉल्स बाइनरी का मतलब है यहाँ पर द डिबेट इज नॉट जीरो सम चॉइस बिटवीन रिलीजियस फ्रीडम एंड नेशनल यूनिटी। मतलब क्या है इसका, ये कहना गलत है कि हमें सिर्फ दो ऑप्शन में से एक चूज करना पड़ेगा, या तो रिलीजियस फ्रीडम बचाओ और नेशनल यूनिटी लाओ, दोनों साथ में पॉसिबल है। सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। जैसे इसका जो पहला पॉइंट है हम इसके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं यहाँ पर, राइट। द डिबेट इज नॉट ए जीरो सम चॉइस बिटवीन रिलीजियस फ्रीडम एंड नेशनल यूनिटी। तो सिंपल एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, इंडिया में डिफरेंट रिलीजन्स हैं और ट्रेडिशंस हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर कॉमन लॉ आए तो रिलीजन खत्म हो जाएगा। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि एसेंशियल प्रैक्टिसेस होती हैं किसी रिलीजन की, कोई रिलीजन है उसकी एसेंशियल प्रैक्टिसेस हैं, है ना। अगर उसको हम बंद करते हैं, उस पर अगर बैन लगाते हैं तो प्रॉब्लम आ जाएगी। लेकिन कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो एसेंशियल नहीं है, ठीक है ना, तो हम ऐसी प्रैक्टिसेस को बंद कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं कि अगर कोई कॉमन लॉ आए तो रिलीजन खत्म हो जाएगा। आइडिया ये क्या है, रिलीजन का भी रेस्पेक्ट हो और सबको इक्वल लीगल राइट्स भी मिले, है ना। जैसे महिलाओं को अभी भी वंचित किया जाता है अगर हम बात करें जो लीगल राइट्स हैं उनको, उससे। अब दूसरा जो है द ट्रू ऑब्जेक्टिव, यानी द यूसीसी मस्ट व्यूड एज अ बेसलाइन ऑफ ह्यूमन राइट्स, प्रायोरिटाइजिंग जेंडर इक्विटी ओवर कल्चरल कंफर्मिटी, राइट। सिंपल मीनिंग में इसको समझते हैं, यूसीसी का मेन गोल किसी कल्चर को खत्म करना नहीं है, उसका असली पर्पस है सबको इक्वल राइट देना, स्पेशली विमेन को जस्टिस देना। ये यूसीसी ऐसा है कि किसी धर्म के विरुद्ध नहीं है, राइट। ये यहाँ पर जो बात करती है, असली जो पर्पस है, मेन ऑब्जेक्टिव है यूसीसी का, वो इक्वल राइट की बात करती है। जैसे अभी क्या फ्रेगमेंटेड है कि एक हम भारत में एक रिलीजन के लोग पॉलीगैमी, मतलब उनको अलाउ है पॉलीगैमी यानी बहु विवाह करने की आज़ादी है। एक रिलीजन है कि उसको केवल एक ही शादी करने की आज़ादी है। हालांकि ऐसा नहीं है, मतलब जनरली जो लार्ज पॉपुलेशन अगर देखें तो मतलब ऐसा नहीं दिखाई देता, बट है, एग्जिस्ट करता है, राइट। उसका बेसिस क्या है, धर्म है, कस्टम्स हैं। तो ये जो इनइक्वालिटी है इसको रिड्यूस करना बेसिकली, है ना, सभी को इक्वल राइट देना, और स्पेशली विमेन के साथ जस्टिस, है ना, इंश्योर करना, ये मेन उद्देश्य है। तो जेंडर इक्वालिटी का यहाँ पर जो इक्विटी का मतलब है मैन और विमेन के साथ इक्वल ट्रीटमेंट। एग्जाम्पल, अगर किसी पर्सनल लॉ में विमेन को इनहेरिटेंस कम मिले या डाइवोर्स राइट्स अनइक्वल हो तो यूसीसी उन इनइक्वालिटीज को रिमूव करने की कोशिश करेगा। यहाँ पर ह्यूमन राइट्स ऊपर रखे जाते हैं, डिस्क्रिमिनेटरी जो ट्रेडिशंस हैं उनको नीचे रखा जाता है, यानी ह्यूमन राइट्स को वरीयता दी जाती है, यहाँ पर, है ना, प्रेफरेंस दिया जाता है डिस्क्रिमिनेटरी जो ट्रेडिशंस हैं उनके ऊपर। अब नाउ बात करते हैं द पाथ फॉरवर्ड। ओरिजिनल जो पॉइंट है, इंडियाज लीगल इवोल्यूशन डिमांड्स an incremental consensual approach, modernizing personal laws from within while building a shared framework of constitutional morality। इसकी बात करते हैं। सिंपल मीनिंग ये है इसका, इंडिया जैसे डाइवर्स कंट्री में यूसीसी सडनली इम्पोज नहीं किया जाना चाहिए, इसके लिए धीरे धीरे रिफॉर्म होने चाहिए। जैसे हमने ऊपर अभी स्लाइड में देखा, स्टेप वाइज बेसिकली पीस मील इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, है ना। सब कम्युनिटी से डिस्कशन होना चाहिए, सभी कम्युनिटी को बेसिकली पार्टिसिपेशन होना चाहिए वहाँ पर, है ना, कंसेंसुअल अप्रोच होना चाहिए और कंसेंसस बनाया जाना बहुत ज़रूरी है ना। और जो भी लोगों के बीच में भ्रांतियां हैं उनको सरकार के माध्यम से, विभिन्न जो सोर्सेस हैं, सोशल मीडिया है, उसके माध्यम से दूर करने की आवश्यकता है।
है ना, जिस तरह के लोग भ्रांतियां फैलाते यूसीसी को लेकर कि ये खतरे में आ जाएगा, वो खतरे में आ जाएगा, उन सभी भ्रांतियों को दूर करने की आवश्यकता है सरकार के माध्यम से, है ना। अब यहाँ पर मॉडर्नाइजिंग पर्सनल लॉज फ्रॉम विद इन मीन्स क्या मतलब है? इसका मतलब हर रिलीजन के पर्सनल लॉज में ग्रेजुअली रिफॉर्म लाए जाए। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी मीन्स क्या? यहाँ पर लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यूज फॉलो करें, इक्वालिटी, है ना, जस्टिस, डिग्निटी, सेकुलरिज्म, राइट। तो ओवरऑल अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे मैसेज क्या क्या दिया गया है स्लाइड पे, वो है, स्लाइड का ओवरऑल मैसेज ये है कि यूसीसी का एम रिलीजियस आइडेंटिटी को डिस्ट्रॉय करना नहीं है, एम है इक्वालिटी और जस्टिस लाना, राइट, टू ब्रिंग इक्वालिटी एंड जस्टिस, राइट। रिफॉर्म ग्रेजुअली और पीसफुल होने चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यूज सबसे इंपॉर्टेंट होने चाहिए। तो ये इस स्लाइड में बेसिकली हम लोगों ने देखा। यहाँ पर होप्स हो कि आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। और अभी इसको लेकर ये न्यूज़ में इसीलिए है कि वेस्ट बंगाल में अभी जो हमारे माननीय होम मिनिस्टर अमित शाह जी, उन्होंने इसको लेकर बोला है कि विद इन 6 मंथ्स हम यूसीसी लागू करने वाले हैं वेस्ट बंगाल में। तो इसीलिए ये न्यूज़ में है। होप्स हो